हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद लविशा। आज की एंशिएंट हिस्ट्री की क्लास में हम देखेंगे मौर्यन एम्पायर। लेट्स स्टार्ट। मौर्यन एज। मगधा एम्पायर के डाउनफॉल के बाद आपकी मौर्यन एज स्टार्ट होती है। मगधा एम्पायर के हमारे लास्ट रूलर थे धानानंदा, जिनको किसने डिफीट किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने, और उन्होंने फिर मौर्यन एम्पायर को इस्टेब्लिश किया। उसी सेम टाइम पे हमने देखा था जो मैसेडोनियन इन्वेजन है अलेक्जेंडर वाला, वो भी कहाँ पर? नॉर्थ की साइड, नॉर्थ वेस्ट इंडिया की साइड वो भी चल रहा था। उसी टाइम पे, जिस टाइम पे नॉर्थ वेस्ट की कंडीशन थोड़ी वीक थी बिकॉज वहां पे अलेक्जेंडर इन्वेजन हुआ था, उसी टाइम पे मगधा एम्पायर को खत्म करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्यन एम्पायर की स्टार्टिंग की। The last of the Nanda rulers, Dhanananda, was highly unpopular due to his oppressive tax regime. हमने ये भी देखा था लास्ट लेक्चर में कि धानानंदा के पास सब कुछ होते हुए भी वो इतने अनपॉपुलर अचानक से कैसे हो गए। उसका रीजन था उनका जो भी टैक्स का स्ट्रक्चर था वो किसी को पसंद नहीं आया, जिसकी वजह से वो अनपॉपुलर होते चले गए। ऑल्सो पोस्ट अलेक्जेंडर्स इन्वेजन ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, that region faced a lot of unrest from foreign powers. अब देखो, पहले वहां पे ईरानियन रूल कर रहे थे, फिर वहां पर अलेक्जेंडर इन्वेजन हुआ, जिसके बाद भी अलेक्जेंडर भले ही वहां से चले गए बट उस चीज को वहां पर इतना अच्छी तरह ऑक्यूपाई करके गए कि अब भी वहां पर काफी ग्रीस रूलर और उनका रूल था, जिसकी वजह से उस एरिया के अंदर काफी अनरेस्ट वाली सिचुएशन बनी हुई थी। उसी दौरान क्या हुआ? चंद्रगुप्ता विद द हेल्प ऑफ एन इंटेलिजेंट एंड पॉलिटिकल एस्ट्यूट ब्राह्मण कौटिल्य usurped the throne by defeating Dhanananda in 321 BC. अब चंद्रगुप्ता ने मौर्यन एम्पायर की स्टार्टिंग कब की? 321 BC। अब 321 BC से कब तक मौर्यन एम्पायर रहा? 321 BC से 180 BC तक आपका मौर्यन एम्पायर रहा, और 180 BC तक कंप्लीट मौर्यन एम्पायर खत्म हो गया। मेनली हम तीन ऐसे राजा हैं जिनको मौर्यन एम्पायर में जानते हैं और सबसे ज्यादा जिनके बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट आपके चंद्रगुप्ता, सेकंड आपके बिंदुसारा, एंड थर्ड द ग्रेट अशोका। अशोका के बाद भी कुछ रूलर्स रहे जिन्होंने मौर्यन एम्पायर को संभाला, लेकिन वो इतने कैपेबल नहीं थे कि वो इतने बड़े एम्पायर को संभाल पाए। इसी की वजह से 180 BC के अंदर मौर्यन एम्पायर का डाउनफॉल कंप्लीटली हो गया, और उसके बाद शुंगा डायनेस्टी वहां पर इस्टेब्लिश हुई। अब आगे देखते हैं। फर्स्ट चंद्रगुप्ता, ये रीजन था आपके मौर्यन एम्पायर का। ऐसा नहीं है कि ये पूरा रीजन जब मौर्यन एम्पायर इस्टेब्लिश हुआ उसी टाइम मौर्यन एम्पायर के कंट्रोल के अंदर आ गया, नहीं, ये बाद में एक्सटेंड किया गया। हम देखेंगे कि नॉर्थ वेस्टर्न के अंदर पहले तो फॉरेन पावर्स थी, लेकिन उन फॉरेन पावर्स को भी हटाकर चंद्रगुप्त मौर्य ने यहाँ तक भी मौर्यन एम्पायर को इस्टेब्लिश किया। कैसे किया? चंद्रगुप्ता liberated northwestern India from Seleucus Nicator, who ruled area west of the Indus. He entered into a treaty with Seleucus Nicator in which Chandragupta acquired Baluchistan, eastern Afghanistan, and the region to the west of Indus. In return, Seleucus Nicator got 500 elephants. Chandragupta thus built up a vast empire covering the whole of the subcontinent. अब देखो क्या हुआ था कि यहाँ पर उन्होंने सेलुकस निकेटर से एक ट्रीटी की, जिसके उससे सेलुकस निकेटर ने उनको ये राज्य भी दे दिए। प्लस एक और चीज भी हुई थी कि चंद्रगुप्ता ने उस फॉरेन पावर को और कम करने के लिए सेलुकस निकेटर की जो डॉटर थी उनसे शादी भी की थी, जो बाद में आप बिंदुसारा के टाइम पे देखेंगे तो उन्होंने बहुत ज्यादा मेजर रोल भी प्ले किया। बिकॉज जब चंद्रगुप्ता की डेथ हुई उसके बाद क्या हुआ कि जो वो क्वीन थी उनको क्या था कि उनको भी ये था कि अब पावर उन्हीं के हाथ में रहे, उन्हीं के बेटे को मिले, बट ऐसा पॉसिबल नहीं था बिकॉज एट लास्ट वो एक फॉरेन से बिलोंग करती थी, और जो चंद्रगुप्ता थे उन्होंने उनसे शादी सम मैट्रिमोनियल अलायंसेस बनाने के लिए की थी, जिससे कि उनका जो रूल है वो और अच्छी तरह ग्रो कर सके। बट फिर आगे चलकर वो भी चाहती थी कि सारी पावर उन्हीं के पास आ जाए, और चंद्रगुप्ता की डेथ
हो चुकी थी और ये सब कुछ छोड़कर जा चुके थे मौर्यन एम्पायर का। बट ऐसा नहीं हुआ और सारी चीजें बिंदुसारा देन अशोका के हाथ में चली गई। अब ऐसा नहीं है कि चंद्रगुप्ता की जब डेथ हुई जब इनके बेटे के हाथ में सारी पावर चली गई, नहीं, कुछ टाइम के बाद रूल करने के बाद इन्होंने डिसाइड किया कि अब ये राज्य को छोड़कर साउथ की साइड चले जाएंगे और सिर्फ बाकी टाइम अपना रिलीजियसली स्पेंड करेंगे। इसलिए इन्होंने 297 बीसी के बाद मौर्यन एम्पायर को छोड़ दिया और साउथ में जाकर कर्नाटका के पास वहां जाकर रहने लगे और कुछ टाइम बाद वहीं इनकी डेथ हो गई। नेक्स्ट, बिंदुसारा सन ऑफ चंद्रगुप्ता, ऑल्सो कॉल्ड अमृतरा घाटा, स्लेयर ऑफ फॉइस और अमित्रोकेट्स इन ग्रीक सोर्सेस। डेमेस्कस was a Greek ambassador at his court. इनके कोर्ट में ग्रीक एम्बेसडर भी थे बिकॉज मौर्यन एम्पायर के ग्रीक के साथ हमेशा बहुत अच्छे कनेक्शंस रहे। पहले उनकी ट्रीटी साइन हुई उस वजह से भी और कुछ मैट्रिमोनियल अलायंसेस की वजह से भी। He had appointed his son Ashoka as a governor of उज्जैन। इन्होंने अशोका को क्या बनाया था? गवर्नर ऑफ उज्जैन बनाया था। एंड बिंदुसारा इज बिलीव टू हैव एक्सटेंडेड द एम्पायर टू मैसूर एज वेल। और इनका एक विजन था कि ये अपने एम्पायर को मैसूर तक भी एक्सटेंड कर सके। इसके लिए उन्होंने काफी चीजें की। एज कंपेयर टू चंद्रगुप्ता एंड अशोका ये एक वीक रूलर माने जाते हैं, बट नॉर्मली वाइज देखा जाए तो इतने भी वीक नहीं थे। इन्होंने भी मौर्यन एम्पायर को एक अच्छी तरह से संभाला, ज्यादा एक्सटेंड नहीं कर पाए बट ज्यादा श्रिंक भी नहीं होने दिया और एक स्टेबिलिटी को मेंटेन रखा। देन अशोका, ही इज द ग्रेटेस्ट ऑफ द मौर्यन रूलर्स। इनको ग्रेटेस्ट क्यों बोला जाता है? कि इन्होंने एक तो बहुत ज्यादा लिटरेरी काम किया, इन्होंने काफी सारे इंस्क्रिप्शंस लिखे, रॉक एडिक्ट्स लिखे, जिनकी वजह से इनके बारे में हमें सबसे ज्यादा पता चलता है। इन्होंने जो कलिंगा का वॉर था उसको जीता और उसके बाद क्या हुआ, जब कलिंगा कौन सा एरिया था आपका? ओडिशा वाला रीजन, ओडिशा वाला रीजन जो था उसको जीता और उसके बाद क्या हुआ कि इनका जो दिल था वो चेंज हो गया। कैसे चेंज हो गया? कि बस अब उन्होंने बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन देखा कलिंगा के अंदर और इन्होंने सोचा कि अब ये जो वॉर वाली एक्टिविटी है, अपने जो वॉर का तरीका है उस चीज को चेंज कर देंगे और अब क्या करेंगे, अब धमाको फेवर करेंगे। धमाको फेवर करने के लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने खुद बुद्धिज्म को अडॉप्ट किया बिकॉज उस टाइम तक बुद्धिज्म आपका कंट्री के अंदर काफी एक्सटेंशन के ऊपर था, लोग बुद्धिज्म के अंदर बिलीव कर रहे थे। वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि कैसे बुद्धिज्म और जैनिज्म इतने लेवल के ऊपर एक्सपेंड हुए। यस, लेकिन बुद्धिज्म को एक्सपेंड करने में अशोका का बहुत बड़ा हाथ रहा बिकॉज इन्होंने खुद बुद्धिज्म को अपनाया, साथ में बुद्धिज्म को एक्सटेंड भी करने की पूरी कोशिश की। इन्होंने अदर कंट्रीज के अंदर लाइक श्रीलंका के अंदर मिशनरीज को भी सेंड किया जो बुद्धिज्म के बारे में वहां पर बता सके और बुद्धिज्म एक्सटेंड हो सके। और साथ में इन्होंने अपने इंस्क्रिप्शंस के अंदर, रॉक एडिक्ट्स के अंदर भी बुद्धिज्म की काफी सारी बातें की। इस तरह से अशोका की जो पॉपुलैरिटी थी वो किसी भी और मौर्यन एम्पायर के रूलर से ज्यादा बढ़ गई बिकॉज इन्होंने रिलीजियसली भी काफी काम किया, एविडेंसेस भी काफी मिले और इन्होंने एक प्रॉपर चैनल से सारी चीजों को संभाला। बस इनकी वजह से आने वाले रूलर्स को ये प्रॉब्लम हुई कि इन्होंने जो वॉर जैसी चीजों को बिल्कुल ही खत्म कर दिया था। ये वॉर में बिल्कुल बिलीव नहीं रखते थे अपने जो इनका आने वाला टाइम था आफ्टर कलिंगा वॉर, जिसकी वजह से क्या हुआ, इन्होंने आर्मी के ऊपर ध्यान देना कम कर दिया और बाकी चीजें को ऊपर ध्यान ज्यादा दिया। अब जो नेक्स्ट रूलर्स आए उसकी वजह से उन्हें ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी कि उनके पास एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग आर्मी नहीं बची थी बिकॉज काफी टाइम हो गया था, कोई युद्ध, कोई वॉर जैसी चीजें हो नहीं रही थी, जिसकी वजह से जो लोग थे वो इनकेपेबल होते जा रहे थे, इनकेपेबल होते जा रहे थे और वो फिर नहीं कर पा रहे थे। इसकी वजह से उनको एक प्रॉब्लम ये भी फेस करनी पड़ी जो आने वाले रूलर्स थे उनको। अब देखते हैं अशोकन इंस्क्रिप्शंस। तीनों रूलर्स के बारे में ज्यादा जानना हमें जरूरी नहीं है, हमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए एक स्टोरी लाइन की तरह
कि हाँ एक स्टोरी लाइन ये कहती है कि हाँ स्टोरी ऐसे थी, ये राजा थे, फिर ये राजा थे, ये राजा थे। अब उन तीनों राजा ने क्या किया, ये हमारे एग्जाम में नहीं आने वाला है। मेजर क्या आने वाला है वो ये है, यहाँ पर हम थोड़ा सा देखते हैं। उसके बाद मैं अलग से एक क्लास के अंदर या फिर आपको नोट्स के अंदर ये मेंशन कर दूंगी कि आपको इस रॉक एडिक्ट के बारे में या इस इंस्क्रिप्शन के बारे में बिल्कुल डिटेल में पता होना चाहिए। स्टार्ट। Inscription is the base of the reconstruction of Ashoka, which are classified into. अशोका के इंस्क्रिप्शंस कैसे कैसे क्लासिफाइड थे? मेजर रॉक एडिक्ट्स, माइनर रॉक एडिक्ट्स, सेपरेट रॉक एडिक्ट्स, मेजर पिलर एडिक्ट्स एंड माइनर पिलर एडिक्ट्स। अब सभी को हम याद नहीं रख सकते, जो जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको मेंशन कर दूंगी, उनको आपको डिटेल में याद करना है, क्योंकि वो फिर आपके आर्ट एंड कल्चर का पार्ट भी है और आपके एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट भी है। These inscriptions are found in India, Nepal, Pakistan and Afghanistan. In these inscriptions, Ashoka refers to himself as Devanampiya Piyadashi. अब जितनी भी inscriptions है ना, उनके अंदर अशोका वर्ड नहीं लिखा हुआ है, उनके अंदर अशोका मेंशन नहीं है। क्या वर्ड मेंशन है अशोका के लिए? देवानम्पिया पियदर्शी, जिसका मतलब क्या होता है? डियर टू गॉड। The name of Ashoka occurs only in copies of minor rock edicts 1 found at the 3 places in Karnataka and at 1 in मध्य प्रदेश। सिर्फ एक रॉक एडिक्ट ऐसी है, वो भी माइनर, जिसकी कुछ चीजों के अंदर अशोका वर्ड ही मेंशन है, देवानम्पिया पियदर्शी मेंशन नहीं है। अदरवाइज जितने मैक्सिमम टू मैक्सिमम इंस्क्रिप्शंस अशोका ने उस टाइम के ऊपर बनवाई, कहीं कहीं पे उनको रखवाया, उन सभी में क्या था? अशोका का नाम क्या था? देवानम्पिया पियदर्शी। कौन सी लैंग्वेजेस में थी? दे अपीयर्ड इन अरमैक लैंग्वेजेस एंड खरोस्ती स्क्रिप्ट इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। इन अफगानिस्तान दे वर रिटन इन बोथ अरमैक एंड ग्रीक स्क्रिप्ट्स एंड लैंग्वेजेस। अब हमने देखा था कि ईरान के आने का क्या असर हुआ इंडिया के ऊपर। सबसे बड़ा असर क्या था? इंट्रोडक्शन ऑफ खरोस्ती स्क्रिप्ट, जिसको अशोका ने भी यूज किया अपने इंस्क्रिप्शंस के अंदर, बिकॉज ये जो स्क्रिप्ट थी काफी फेमस थी और ऐसी लैंग्वेज में थी कि हाँ लोगों को समझ में आ जाए, इसलिए इस स्क्रिप्ट को यूज किया गया और अशोका ने अपने इंस्क्रिप्शंस के अंदर इस स्क्रिप्ट को यूज किया और अरमैइक लैंग्वेजेस को यूज किया। इम्पैक्ट ऑफ द कलिंगा वॉर। कलिंगा वॉर one of the major war fought by Ashoka. Loss caused during war caused Ashoka much grief and अब इतना ज्यादा लॉस हुआ जिसकी वजह से अशोका को बहुत बुरा लगा, उनको बहुत दुख हुआ, इसीलिए उन्होंने फिजिकल कंक्वेस्ट की जो पॉलिसी थी उसको क्या किया? उसको खत्म ही कर दिया। और फिर क्या हुआ? उन्होंने खुद को बुद्धिज्म के अंदर कन्वर्ट किया और बुद्धिज्म से रिलेटेड मिशनरीज को भी सेंड किया। कहाँ? श्रीलंका, बुर्मा एंड अदर कंट्रीज में बुद्धिज्म को प्रमोट करने के लिए। अब देखते हैं मौर्यन एम्पायर में क्या क्या सिग्निफिकेंसेस थी, कैसे कैसे चीजें होती थी। स्टेट कंट्रोल। Kautilya advises the king to promulgate dharma when the social order based on the varna and ashram collapses. अब देखो कौटिल्य ने क्या देखा कि उस टाइम पे जो ब्राह्मणिज्म था उसको लोग ज्यादा पसंद नहीं कर रहे थे, बिकॉज उस टाइम पे जैनिज्म और बुद्धिज्म अपने पीक पर थे और लोग उन्हें फॉलो कर रहे थे। क्यों फॉलो कर रहे थे? सबसे मेजर रीजन क्या था जैनिज्म और बुद्धिज्म के साइड अट्रैक्ट होने का? कि लोग वर्ण सिस्टम से परेशान थे, जो हिंदुज्म के अंदर था, ब्राह्मणिज्म के अंदर था। लोग वर्ण सिस्टम से परेशान थे और लोग परेशान थे ब्राह्मण्स जितना ज्यादा डोमिनेंस कर रहे थे उस चीज से भी वो बहुत ज्यादा परेशान थे, बिकॉज उसकी वजह से क्या हो रहा था? सारी चीजें किसके हाथ में जा रही थी? ब्राह्मण्स के हाथ में जा रही थी और बाकी लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी। इसलिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने उस चीज को अप्रूव किया कि यस हमें धर्म को प्रमोट करना चाहिए। He calls the king धर्म चक्र परिवर्तक और promulgator of the social order. Ashoka promulgated dharma and appointed officials to inculcate. इसलिए अशोका ने भी उनकी बात को कंसिडर किया और पहले खुद का रिलीजन चेंज किया, उसके बाद ऑफिशियल्स को अपॉइंट किया, स्पेसिफिकली एक टीम बनाई अपनी पूरी ऑफिशियल्स की, जो क्या करेंगे? जिनका काम क्या है? धर्म के बारे में बताना,
धर्म के बारे में बताना, धर्म के बारे में बताकर और लोगों को कहना कि यस तुम भी बुद्धिज्म को अडॉप्ट करो, उस रास्ते पर चलो, वहां पर तुम्हारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन तुम्हें मिलेगा। The administrative mechanism was backed by an elaborate system of espionage. Various type of spies collected information about foreign enemies and kept on eyes on official. जो मौर्यन एम्पायर का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था वो इतना परफेक्ट था कि वो हर तरीके से अवेयर रहते थे। इवन वो पहले ऐसे राजा थे जो क्या करते थे कि अलग से ही डिटेक्टिव्स को, स्पाइस को हायर करते थे, जो क्या करते थे, फॉरेन फॉरेन से आने वाली एक्टिविटीज के ऊपर ध्यान रखते थे, ताकि दोबारा से ग्रीक इन्वेजन, ईरान इन्वेजन जैसी सिचुएशन क्रिएट ना हो। इसलिए वो पूरी तरीके से अपने सिस्टम को मेंटेन रखते थे। Important functionaries को क्या कहते थे, were called तीरथ। It appears that most functionaries were paid in cash, the highest among whom the minister। अब देखो क्या होता था कि सारी चीजें लगभग जो सैलरी वगैरह होती थी, चीजें होती थी, वो सबसे ज्यादा किस चीज में पे की जाती थी, कैश। आज जैसा कैश अवेलेबल नहीं था, बट उस टाइम के कैश को, उस टाइम पे जो कैश होता था जिसमें आपके कॉइन्स आते थे, उनको ही यूज किया जाता था। ऐसा नहीं था कि बार्टर सिस्टम ही यूज किया जा रहा है कि तुमने मुझे गेहूं दिया, मैंने तुम्हें दाल दी, नहीं, लेकिन वो कॉइन्स को एज अ कैश यूज करते थे और उन्हीं में सारी डीलिंग ऑलमोस्ट की जाती थी। सबसे हाईएस्ट पोजीशन पे कौन होते थे, मिनिस्टर, जिनको हम मंत्री भी कहते थे। फिर हमारे हाई प्रिस्ट, जिनको पुरोहित कहा जाता था। कमांडर इन चीफ, जो आर्मी में सबसे ऊपर होते हैं, जिनको सेनापति भी बोला जाता है। क्राउन प्रिंस, युवराज, जो भी राजा हैं उनके बेटे, उन सबको इसी तरीके से पेमेंट मिलती थी। इकोनॉमिक किस चीज के ऊपर डिपेंड थी मौर्यन एम्पायर की, सबसे मेजर आपका एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के ऊपर सबसे ज्यादा जो मौर्यन एम्पायर था उसकी इकोनॉमी डिपेंड करती थी, बिकॉज हमने देखो मगधा के टाइम पे भी देखा कि उस एरिया की जोग्राफिकल कंडीशन बहुत अच्छी थी, इसी वजह से वहां पर एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होता था। अब देखो एम्पायर बदला है, जगह नहीं बदली, सॉइल में इतना कोई चेंज नहीं आया, जोग्राफिकल फैक्टर्स के अंदर कोई चेंज नहीं आया, तो वो चीजें तो चेंज नहीं होंगी। तो अब भी चीजें सबसे ज्यादा किस पर डिपेंड करेंगी, एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड करेंगी। द अर्थशास्त्र किसने लिखा था, कौटिल्य ने, जिससे हमें सबसे ज्यादा मौर्यन एम्पायर के बारे में पता चलता है। Recognized permanent village settlement as a method of expanding the agrarian economy। अब जब हम वैदिक एज को देखते हैं, जब हम जनपद की डेवलपमेंट देखते हैं, उसमें हम देखते हैं कि उस टाइम पे कोई परमानेंट सेटलमेंट नहीं थी, लोग मूव करते रहते थे। आज वो यहाँ है, आज उन्होंने यहाँ पे एग्रीकल्चर किया, क्रॉप कल्टीवेशन की, फिर वो इस मिट्टी को छोड़ देंगे फिर अगली जगह पे। बट अर्थशास्त्र ने ये सजेस्ट किया, कौटिल्य ने ये बोला कि हाँ, एक परमानेंट विलेज सेटलमेंट होनी चाहिए, जिससे हर साल सेम एरिया के ऊपर ही एग्रीकल्चर किया जाए, सोइल की फर्टिलिटी को मेंटेन रखा जाए, क्रॉप कल्टीवेशन को इंक्रीज किया जाए, जिससे इकोनॉमी भी इंक्रीज होगी, लोग भूखे भी नहीं मरेंगे, और हमारे जो एम्पायर है वो भी अच्छी तरह रन करेगा। इसके अलावा क्या था, सुप्रिटेंडेंट ऑफ एग्रीकल्चर सुपरवाइज द कल्टीवेशन वर्क्स। जितने भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीजें थी, कि सपोज ये आपका लैंड है एग्रीकल्चर करने के लिए, अब इसके ऊपर क्या होगा, आप कर रहे हो, कल्टीवेशन कर रहे हो, अब आपके ऊपर भी सुप्रिटेंडेंट होंगे जो ये देखेंगे कि आपने अपनी चीजें अच्छी तरह की, जितनी आपकी कल्टीवेशन थी उसके अकॉर्डिंग आपने टैक्स पे किया या नहीं किया, हर चीज को सुपरवाइज करेंगे, जिससे क्या होगा कि हाँ, हमारा जो एम्पायर है उसकी इकोनॉमी मेंटेन रहेगी और एक सिस्टमेटिक रूप से सारी चीजें चलती रहेंगी। मौर्यन एम्पायर की करेंसी। ड्यूरिंग द मौर्यन एम्पायर द प्राइमरी फॉर्म ऑफ करेंसी इन वाइड स्प्रेड सर्कुलेशन वॉज द सिल्वर कॉइन। सबसे ज्यादा क्या यूज होता था एज अ करेंसी, सिल्वर कॉइन यूज होते थे। उस टाइम तक गोल्ड कॉइन का इतना वो नहीं था कि वो गोल्ड कॉइन को ज्यादा यूज करें। गोल्ड कॉइन किस टाइम था, इनके बाद जब कुषाण्स आए नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया के अंदर, एंड देन आपका गुप्ता एम्पायर, उसके अंदर गोल्ड कॉइन ज्यादा यूज होते थे। बट मॉडर्न एम्पायर के टाइम पे आपकी मेनली सिल्वर कॉइन ही यूज किए जाते थे, जिनको क्या बोला जाता था, पन्ना, एंड इट्स स्मॉलर डिनोमिनेशन, और उससे कुछ स्मॉल उसी के डिनोमिनेशन थे।
अब देखते हैं मौर्यन एम्पायर का लैंड रिवेन्यू सिस्टम क्या था। समटाइम्स कुछ चीजें क्या होती हैं कि हमें सिर्फ नॉर्मली पता होना जरूरी होती है, बिकॉज उनसे हमारा मेंस में भी क्वेश्चन आ सकता है। अब इस टॉपिक से मेंस में क्वेश्चन आता नहीं है, अब आज तक नहीं आया, और वैसे नॉर्मली भी नहीं आता है, क्योंकि मेंस का जो सिलेबस बनता है, अगर आपके एंशियंट हिस्ट्री से वहाँ पे कुछ आ भी रहा है तो वो भी आपका मेनली इंडस वैली सिविलाइजेशन से या फिर आर्ट एंड कल्चर की फॉर्म में ज्यादा आता है। नॉर्मली इस चैप्टर से नहीं आता कि इकोनॉमी को या फिर स्टेट कंट्रोल को। यहाँ से हमारे पीवाईक्यूज बनते हैं, तो हमें कुछ चीजें पता होनी चाहिए कि हाँ इस टैक्स, ये टैक्स जब चार्ज होता था इस टैक्स का नाम ये है। बिकॉज पीवाईक्यू मतलब जब हम प्रीलिम्स को देखते हैं तो प्रीलिम्स में क्या होता है कि हमसे ये चीजें पूछी जाती हैं कि हाँ पर्टिकुलरली किसी टैक्स के बारे में बताना, किसी टैक्स से रिलेटेड स्टेटमेंट के बारे में, इसलिए हमें कुछ चीजों के वर्ड भी याद होना जरूरी हो जाता है। The Mauryan era was a watershed moment in the evolution of ancient India's taxation system. अब हमने देखा था कि इससे पहले जो मगधा एम्पायर खत्म हुआ उसमें एक राजा के अनपॉपुलर होने का सबसे मेजर रीजन क्या था? टैक्स। इसलिए मौर्यन एम्पायर ने अपने टैक्सेशन सिस्टम को बहुत ज्यादा इफेक्टिव बनाया, जिससे वो लोगों को पसंद भी आए, इकोनॉमी भी ग्रो करे और सारी चीजें पैरेलली अच्छी तरह चलती रहे। इसलिए उन्होंने क्या क्या किया? समाहर्ता कौन थे? कलेक्टर जनरल ऑफ रिवेन्यू फॉर द मौर्यन एम्पायर। ही हैड कंट्रोल ओवर द एक्सपेंडिचर पार्ट ऑल्सो। ये कौन थे? सबसे ऊपर रिवेन्यू के ऊपर, कि हाँ इनका काम था रिवेन्यू को कलेक्ट करना। इनको क्या कहते थे? समाहर्ता। अगला क्या था? सानिदत्ता। ये क्या थे? ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द ट्रेजरी एंड स्टोर। जो राजा का खजाना होता है उस ट्रेजरी को संभालने का काम किनका था? इनका। नेक्स्ट बागा क्या था? एक लैंड टैक्स था उस टाइम का, जो कैसे पे करना होता था? 1/4 ऑफ द प्रोड्यूस पेड बाय द पीजेंट्स। अब पीजेंट्स ने 100% किया तो 100% का उनको सिर्फ 1/4 जो है वो एज अ टैक्स पे करना पड़ेगा। द पीजेंट पेड a tax known as पिंडकरा which was levied on groups of villages by husbandmen। और अदर टैक्सेस क्या कहते हैं? बाली एंड हरियाणा, जिनको कैश में ही पे किया जाता था। तो ये सारी चीजें क्या है कि हाँ अगर हमसे कोई टैक्स के नाम पूछ ले या फिर टैक्स ऑप्शंस में आए तो हम बता सकते हैं कि ये सारे नाम टैक्सेस के थे जो मौर्यन एम्पायर के टाइम पे यूज किए जाते थे। अब ये भी इम्पोर्टेंट है कि मौर्यन एम्पायर के सोर्सेज क्या थे। देखो सबसे मेन सोर्सेज यही थे। अब अशोका ने इतनी इंस्क्रिप्शंस लिखी पब्लिश की, तो एक आपकी इंस्क्रिप्शन हो गई, एक कौटिल्य का अर्थशास्त्र हो गया जिसमें सारी इकोनॉमी बताई हुई है, मौर्यन एम्पायर के टाइम पे सारी इकोनॉमी के बारे में। अब अर्थशास्त्र का मतलब ही क्या होता है? अर्थशास्त्र इंग्लिश में इकोनॉमिक्स, तो सारी इकोनॉमी से रिलेटेड चीजें, एक राजा को अपना एम्पायर कैसे रूल करना चाहिए, इन सारी चीजों की डिटेल आपको कहाँ मिलेगी? कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अंदर। अशोका के इंस्क्रिप्शन में आपको मेनली क्या मिलेंगे? बुद्धिज्म से रिलेटेड चीजें, रिलीजियस चीजें, और एक दो चीजें अशोका के ही वॉर से रिलेटेड, कि उसने इतने जो वॉर किए और उसने मतलब किसको हराया, कहाँ उसने कौन से राजा को डिफीट किया, उन चीजों की डिटेल मिलेगी। एक आपका मेन इंपॉर्टेंट सोर्सेस था मेगास्थनीज की इंडिका। मेगास्थनीज एक ट्रेवलर थे जो इंडिया के बाहर से आए थे और उन्होंने एक बुक लिखी थी इंडिका। ये भी एक इम्पॉर्टेंट लिटरेरी सोर्स है मौर्यन एम्पायर का। इंडिका के अंदर उन्होंने क्या लिखा? एक तो उन्होंने आर्मी के बारे में लिखा, मौर्यन एम्पायर की आर्मी किस टाइप से थी, उसमें एलिफेंट्स, कैवलरी, इन्फेंट्री, जितनी चीजें थी वो उन्होंने मेंशन की। साथ में उन्होंने ऑफिशियल्स के बारे में भी मेंशन किया कि मौर्यन एम्पायर के अंदर जो ऑफिशियल्स थे वो कैसे वर्क करते थे। कि हाँ एक 30 का ग्रुप होता था, उन 30 में से 30 का ग्रुप होता था, 5 ग्रुप्स होते थे। नॉर्मली यही है कि 30 लोगों का ग्रुप होता था, 5 ग्रुप्स में इनको डिवाइड किया जाता था। तो एक ग्रुप में कितने हो गए? 6 मेंबर्स हो गए। अब उन 6 मेंबर्स में से एक उस ग्रुप का हेड हो गया और बाकी 5 उसके लिए काम करने वाले लोग। इस तरह से जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो ऑफिशियल्स होते थे, आर्मी के अंदर जो ऑफिशियल्स होते थे, आर्मी की जो डिटेल थी वो सब कुछ आपको कहाँ से मिलेगी? मेगास्थनीज की इंडिका से मिलेगी। उसके अलावा कुछ बुद्धिस्ट क्रॉनिकल्स के अंदर और कुछ
अदर टेक्स्ट के अंदर भी आपको मौर्यन एम्पायर के बारे में मिलता है, लेकिन ये तीनों मेन इंपॉर्टेंट सोर्स हैं। इसके अलावा बुद्धिज्म उस टाइम पे पीक पे था, इसलिए बुद्धिस्ट की जो क्रॉनिकल्स हैं उनके अंदर भी आपको थोड़ा बहुत मौर्यन एम्पायर के बारे में मिलता है। महावंशा, दीपा वंशा, इन सबको हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे जब हम जैनिज्म और बुद्धिज्म के बारे में करेंगे। अब मौर्यन एम्पायर की ट्रेड, जो ट्रेड रूट्स था वो भी कैसे था कि मेन ट्रेड रूट्स कहाँ थे, नॉर्थ इंडिया की साइड, गंगा रिवर के अलॉन, और साथ में हिमालय की फुटहिल्स। इसके बारे में भी मेगास्थनीज ने अपनी जो बुक है उसके अंदर मेंशन किया है दैट लैंड रूट लिंकिंग द नॉर्थ वेस्ट टू पाटलिपुत्र। अब जो आपका नॉर्थ वेस्ट रीजन था उससे जो पाटलिपुत्र है वो कैसे रोड की हेल्प से लिंक होता था, वो चीज भी मेगास्थनीज ने अपनी बुक के अंदर मेंशन किया है। It was connected to central India in the south also and Kalinga in the southeast also. This eastern route turned southward to reach Andhra and Karnataka family. तो उस टाइप से रोड लिंक किस साइड थे, साउथ की साइड भी थे और कलिंगा की साइड भी थे, ताकि जो लैंड से हम ट्रेड जो कर रहे हैं वो ट्रेड वो पूरे इंडिया के अंदर सक्सेसफुली कर पाए। अब वेस्टर्न कंट्रीज के लिए रूट कौन सा था, तक्षशिला वाला रूट। तक्षशिला कहाँ था, जो इस्लामाबाद के नियर अबाउट था, पाकिस्तान के अंदर है। तो वो रूट किसके लिए यूज होता था, वेस्टर्न कंट्रीज के साथ ट्रेड करने के लिए। अब कैसे ट्रेड होती थी, किस चीजों में ट्रेड होती थी, मॉडर्न एम्पायर के टाइम पे आपको कारपेंटर्स मिलेंगे, पॉटर्स मिलेंगे, लेदर वर्कर्स मिलेंगे, पेंटर्स मिलेंगे, टेक्सटाइल वर्कर्स मिलेंगे, एग्रीकल्चर हो गया। ये सारी चीजों के अंदर मौर्यन एम्पायर क्या करते थे, ट्रेड करते थे। कई जगह पे ऐसा था कि रिवर ट्रांसपोर्ट भी डेवलप था। मेनली आपकी जो गंगा वैली थी उस टाइम पे, जो गंगा के प्लेन्स थे उनके आसपास गंगा फ्लो हो रही थी, तो वहां पर जो उनका रिवर ट्रांसपोर्ट जो थी वो बहुत ज्यादा इम्प्रूव कर रही थी, और वो रिवर ट्रांसपोर्ट की हेल्प भी ले रहे थे ट्रेडिंग के लिए। कुछ की ऑफिसर्स जो उस टाइम के थे वो मैंने यहाँ मेंशन कर दिए हैं, अगर आप चाहें तो इस चीज को पॉज करके आप ये भी देख सकते हो। अब आता है इतना बड़ा एम्पायर, इतना बड़ा सिस्टम, फिर भी कोलैप्स कैसे हो गया, डिक्लाइन कैसे हो गया। पहले सक्सेसर ऑफ अशोका, अशोका के बाद जो सक्सेसर है वो हो बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए है। मतलब अगर आप देखोगे जैसे 232 के अंदर, अगर 232 BCE के अंदर अशोका का रूल खत्म हो रहा है, उसके बाद आने वाले जितने राजा थे उनका जो टाइम पीरियड था वो बहुत कम था। किसी ने 3 साल रूल किया, किसी ने 4 साल रूल किया, किसी ने 5 साल रूल किया, जिसकी वजह से जो एम्पायर था वो एक स्टेबलाइज नहीं हो पाया और उसकी स्टेबिलिटी खत्म हो गई। एक रीजन तो ये था, कोई नई पॉलिसीज नहीं आ पाई, और जो पुरानी अशोका के टाइम की पॉलिसीज थी वो उन्हीं को फॉलो करते रहे, जो बाद में जाकर सक्सेसफुल साबित नहीं हुई। पॉलिटिकल फैक्टर्स फॉर डिसइंटीग्रेशन, देखो Dhamma Mahamattas might have become very powerful and oppressive during the later half of Ashoka reign. अब जो धमा अशोका ने स्टार्ट किया था, जब तक अशोका थे जब तक वो चीजें बहुत अच्छी तरह चल रही थी, उन्होंने जितनी पावर धमा के मेंबर्स को दी वो उसका अच्छी तरह यूज कर रहे थे और बुद्धिज्म को एक्सपेंड कर रहे थे। लेकिन अशोका की डेथ के बाद वो भी क्या करने लगे, वो अपनी पर्सनल चीजों के लिए इन चीजों को ज्यादा यूज करने लग गए, और उन्होंने जो उनका मेन मोटिव था उस पर ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से भी एक जो स्टेबिलिटी थी वो एम्पायर ने कहीं ना कहीं खो दी। अब जो स्पाइस थे, हमने देखा था कि अशोका के टाइम पे, चंद्रगुप्ता के टाइम पे जो एम्पायर था उसके अंदर डिटेक्टिव्स होते थे जो बाहर से फॉरेन से कोई खतरा है या नहीं है उस चीज को डिटेक्ट करते थे, सारे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को मेंटेन करने में हेल्प करते थे। अब वो भी करप्ट हो चुके थे, जिसकी वजह से जो उनका काम था वो नहीं कर रहे थे और एम्पायर को ही खत्म करने के अंदर लगे हुए थे। कुछ इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या कहते हैं कि डिफोरेस्टेशन अचानक से बढ़ गया था, नॉर्थ बंगाल की साइड फेमाइन की कंडीशन आ गई थी, खाने की कमी हो गई थी, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर जो है वो भी इफेक्ट हुआ और इकोनॉमी हमारी गिरती चली गई। तो ये थे कुछ मेन रीजंस मौर्यन एम्पायर के डिक्लाइन होने के।
अब हमने डिक्लाइन देख लिया, जो नॉर्मल मौर्यन एम्पायर का सिस्टम था वो देख लिया। जो इंस्क्रिप्शन वाला पार्ट है वो हम अपनी आर्ट एंड क्लास की क्लास में दोबारा बहुत डिटेल में करेंगे, बिकॉज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वही है इस टॉपिक से। और मैं आपको स्पेसिफिकली मेंशन कर दूंगी कि ये इंस्क्रिप्शंस आपको करनी है, जो आपको याद होनी चाहिए, उनकी लोकेशंस, उनके अंदर क्या था वो था। अब देख लेते हैं कि पीवाईक्यू कुछ, कि मौर्यन एम्पायर के कुछ पीवाईक्यू जो हमारे प्रीलिम्स में कभी ना कभी यूपीएससी के अंदर आए हैं। तो हमारा लास्ट जो मौर्यन एम्पायर से क्वेश्चन आया था वो आया था 2020 के अंदर, कोविड वाले ईयर के अंदर। उसके बाद लास्ट 4 ईयर से हमारे यूपीएससी के अंदर प्रीलिम्स में मौर्यन एम्पायर के बारे में नहीं पूछा गया है। तो 4 साल यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से ज्यादा नहीं होते एक टॉपिक को रिपीट करने के लिए, तो हम मान सकते हैं कि यस, फ्यूचर में भी हमें मौर्यन एम्पायर से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। फर्स्ट क्वेश्चन, who among the following rulers advises subjects through this inscription? ये इंस्क्रिप्शन से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। आंसर क्या है? whosoever praises his religious sect or blames other sect out of excessive devotion to his own sect with the view of glorifying his own sect, he rather injure his own sect very severely. अब देखो इसके अंदर बात क्या कही गई है। अगर आप अपने रिलीजन को प्रमोट करने के लिए, ग्लोरीफाई करने के लिए किसी और रिलीजन को डिग्रेड करोगे, तो अल्टीमेटली एक टाइम आएगा जब आपका जो खुद का रिलीजन है वो भी क्या हो जाएगा, उसका भी डाउनफॉल स्टार्ट हो जाएगा। और ये चीज क्या हुई, ये चीज हुई भी कि अशोका ने बुद्धिज्म को इतना ब्लाइंडली फॉलो किया। एक पॉइंट पे उनके फॉलो करने से बुद्धिज्म एक्सपेंड हुआ, बट बाय द टाइम उनकी डेथ के बाद क्या हुआ, जब चीजें करप्शन बढ़ने लग गया उस सेक्ट के अंदर, तो बुद्धिज्म उसी स्पीड से डिक्लाइन भी होता चला गया। द आंसर इज अशोका। सेकेंड क्वेश्चन, ये 2019 में आया था। अब देखो 2019 और 2020 दोनों साल रिपीटेडली मौर्यन एम्पायर से आपके प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीफ स्कल्पचर इंस्क्रिप्शन इज रेन्यो अशोका, किंग अशोका मेंशन्ड अलोंग विद द स्टोन पोर्ट्रेट ऑफ अशोका? द आंसर इज कंगना हेली। अब ये हमने इंस्क्रिप्शन अभी हमने किए नहीं है, ये हम अलग से करेंगे, उसके बाद आपको इस क्वेश्चन के अंदर कोई डाउट नहीं आएगा। नेक्स्ट, who of the following had first deciphered the edicts of Emperor Ashoka? The answer is James Prinsep. जो जेम्स प्रिंसेप थे वो फर्स्ट थे जिन्होंने अशोका की जो इंस्क्रिप्शंस थे उनको फाइंड आउट किया था, उनको सबसे पहले ढूंढा था कि हाँ ये इंस्क्रिप्शंस, ये रॉक एडिक्ट्स अशोका से बिलोंग करती हैं। तो द आंसर इज जेम्स प्रिंसेप। इन्होंने ही ये बताया था कि अशोका को उनके इंस्क्रिप्शंस के अंदर किससे, देवनम्पिय नाम से, देवनम्पिय प्रियदर्शी नाम से लिखा हुआ है, और ऐसा नहीं है कि अशोका के इंस्क्रिप्शन के अंदर अशोका ही लिखा हुआ है, ये भी इन्होंने ही इंफॉर्मेशन दी थी। तो ये कुछ प्रीलिम्स के क्वेश्चंस थे जो आपके कुछ सालों पहले तक हमारे एग्जाम के अंदर आए। इसके अलावा कोई भी और जो क्वेश्चन था वो प्रीलिम्स में नहीं आया रिलेटेड टू मौर्यन एम्पायर से। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, डू सब्सक्राइब माई चैनल। थोड़ी प्रॉब्लम वीडियो के अंदर हो सकती है बिकॉज थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं चल रही, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। कल हम करेंगे जैनिज्म एंड बुद्धिज्म को बहुत ज़्यादा डिटेल में, बिकॉज वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके एंशिएंट हिस्ट्री का। टिल देन हैव अ गुड डे। थैंक यू।